तो आज अपने लोग पढ़ते हैं अकाउंट। अकाउंट क्या है? जैसे अपने घर का हिसाब किताब रखते हैं, ऐसे बिजनेस का हिसाब किताब रखना पड़ता है। बिना हिसाब किताब के तो कोई बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाएगा। पता ही नहीं चलेगा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, बिजनेस के पास प्रॉपर्टीज़ कितने हैं, कितने खर्चे किए बिजनेस में, कितना इनकम कमाया पूरे साल में। तो इसी का हिसाब किताब रखना है, ये हम लोग अकाउंट में सीखते हैं। हिसाब किताब कैसे रखना है, इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है। और जैसे अपने लोग अपना दैनिक जीवन में हिसाब किताब रखते हैं अपने चीज़ों का, वैसे बिजनेस का हिसाब किताब रखना है। बस इसमें एक फिक्स फॉर्मेट कर दिया गया है, आपको ऐसे ही हिसाब किताब रखना है। यही चीज़ हमें समझना होता है कि कैसे रखना होता है, आखिर कैसा फिक्स फॉर्मेट है ऐसा जिसमें हमें हिसाब किताब रखना है। तो अकाउंट को बेसिकली 4 हेड में बांट देंगे अपने लोग, इसका पूरा हिसाब किताब रखने के लिए। 4 हेड है: एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम। किसी का भी जो है आपका हिसाब किताब जो रखना होता है पूरे अकाउंट में इसी 4 हेड के इर्द गिर्द घूमेगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। यानी कि एसेट हो गया, जितना प्रॉपर्टी है कंपनी के लिए, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब एसेट हो गया। कंपनी किसी से उधार ले रखी है, किसी का कुछ पैसा देना है बाकी है, वो सब लाइबिलिटीज़ में आ गया। एक्सपेंस तो आप जानते ही हैं, जो आप लोग खर्च करते हैं अपने लाइफ में, वो सब एक्सपेंस हो गया। जैसे बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, सैलरी, रेंट, बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, ये सब खर्चे हो गए। इनकम, इनकम कैसे होगा किसी बिजनेस को? जो सेल कर रहा है वो उसका इनकम हो गया। जो मान लो कोई प्रॉपर्टी उसने बैंक को रेंट पे दे रखा है या किसी को भी रेंट पे दे रखा है, तो वो इनकम हो गया उसके लिए। ऐसे ही और भी जो भी इनकम होगा, इंटरेस्ट मिल रहा है अगर बिजनेस को किसी चीज़ से, पैसे लगा रखे हैं इंटरेस्ट पे, तो वो बिजनेस के लिए इनकम हो गया। बस इसी को आपको कैलकुलेशन करना है। वो कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम आगे सीखेंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी है, इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है। आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये लोग ये सब चीज़ तो हम लोग करते ही हैं अपने जीवन में। बस इसमें आपको एक तरीका बता दिया गया कि इसी तरीका से आपको सारा कैलकुलेशन करना है, जो कि बहुत ही ईजी है। और आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत बेसिक बातें। तो आइए अपने लोग देखते हैं सबसे पहले एसेट को। एसेट को कैसे लिखना है? एसेट को देखिए, इसको पहले दो पार्ट में बांट दीजिए इसको, ठीक है? जो भी एसेट आएगा उसको एक लिखते जाएंगे एक साइड में, और जो भी एसेट जाएगा, मान लीजिए आज आपके पास कैश बैलेंस है, तो वो आपका एक साइड में लिखेंगे। और कैश बैलेंस चला गया, किसी को आपने कैश दे दिया, तो वो घटेगा भी तो उसको दूसरे साइड में लिख लेंगे। तो जितना एसेट बढ़ेगा सबको एक साइड में लिख लेंगे, और जो सारे एसेट घटेंगे उन सबको जो है इस साइड में लिख देंगे। अभी ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है ये क्या बोल रहे हैं आप। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। अभी बस आप सुनते जाइए, सुनते जाइए। आप 10 मिनट आप सुनिएगा, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही इजी टॉपिक है। पूरा अकाउंट आप ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ लीजिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने अकाउंट पढ़ा। आप बस सुनते जाइए, कुछ नोट डाउन करने का ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आप नोट्स कर लीजिएगा सारा, या मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको रिवीजन के लिए। लेकिन अभी आप बस सुनिए ध्यान से, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप मेमोराइज कीजिएगा, आप बस सुनिए। अब देखिए, एसेट जो भी बढ़ेगा उसको एक साइड में लिख लेंगे, और एसेट जो भी घटेगा उसको दूसरे साइड में लिखेंगे। और कहोगे ऐसा क्यों करेंगे? अब ऐसा क्यों करेंगे वो बताता हूँ मैं। देखिए, जैसे आपका कैश है, कैश आपको, आपके पास 1 लाख रुपए कैश है, 1 लाख रुपए कैश है, तो उसको अपने लोग एक साइड में लिख लिए। आपके पास बाइक है,
अरे आपसे अगर आज पूछे आपके पास टोटल बताओ कितना एसेट है, कितना प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, कैसे बताओगे? उसे सबका टोटल ही तो करेंगे, और कैसे बताएंगे? वही कर रहे हैं। आपके पास कैश है, बाइक है, बिल्डिंग है, बैंक है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी चीज़ है उसका एक टोटल कर लेंगे और बता देंगे कि हाँ, आज के डेट में हमारा इतना एसेट है, उसी को एसेट बोल रहे हैं। उसी को जो है आप टोटल कर लीजिए, बता दीजिए कितना का एसेट है, उसको एक जगह लिखेंगे, बस यही है। अब इसका टोटल कीजिएगा आप। जैसे आपके पास कैश है 1 लाख का, बाइक है 2 लाख का, बिल्डिंग है 10 लाख का, बैंक बैलेंस है 7 लाख रुपए आपके, मोबाइल है 1 लाख रुपए का। तो ये सारा आपका एसेट हो गया, इसका टोटल कर लेंगे। यही आपका एसेट का वैल्यू हो गया कि आज के डेट में मेरे पास इतना एसेट है। इसका टोटल कीजिएगा तो आपका 21 लाख रुपीज़ आएगा। आपसे अगर आज पूछेगा कितना का एसेट है भाई तुम्हारे पास, तो क्या बोलोगे? 21 लाख का एसेट है मेरे पास। इतना सा बात है, इसमें कोई याद करने वाली चीज़ है? आपके पास जो भी एसेट है, आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, बिल्डिंग है, लैंड है, और भी कुछ है आपके पास, कीमती गोल्ड है, डायमंड है, ज्वेलरी है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, वो सारा एसेट ही तो है आपका। तो उसको एक जगह लिख के टोटल कर देंगे, ये एसेट का कैलकुलेट। हाँ, लेकिन इसी साइड लिखेंगे, बॉक्स के इसी साइड जिधर लिखा हुआ है। ये नहीं कि इधर लिख देंगे, अपोजिट में नहीं लिखना है, इस साइड जो है नहीं लिखना है, इसी साइड लिखना है जिधर लिखा है मैंने। तो कोई भी देखे तो वो समझ जाए कि हाँ इधर एसेट लिखा हुआ। अपने मन से कुछ नहीं कर देना, बस इतना सा बात है। फिर देखिए, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अब एसेट आपने लिख लिया एक साइड में। अब ये एसेट कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो बढ़ रहा था तो इधर लिखा। अब कम हो रहा है तो उसके अपोजिट में लिख देंगे सारे, ताकि अगर पूछे कि आज कितना का एसेट कम हो गया तुम्हारा, तो भी आप बता सकते हो। यहाँ 21 लाख का मेरा एसेट था, उसमें से 10 लाख रुपए का एसेट कम हो गया। 1 लाख रुपए जो है मैंने दे दिए अपने किसी दोस्त को। फिर बाइक था मेरे पास, बाइक जो है मैंने दे दिया किसी को, वो बाइक चला गया, 2 लाख रुपए में का दे दिया मैंने। 1 लाख रुपए कैश दे दिए थे। बिल्डिंग दे दिया था हमने, 5 लाख का बिल्डिंग बेच दिया, तो बिल्डिंग चला गया हमारे पास से। फिर जो है बैंक बैलेंस था, उसमें 2 लाख रुपए खर्च कर दिए हमने कहीं, तो बैंक बैलेंस कम हो गया। तो ये सारे कम हो रहे हैं, तो जितना कम हुआ सबको एक जगह लिख लिया, उसका टोटल कर दिया, तो वो भी बता देंगे कि भैया आज के डेट में इतना का एसेट मेरा कम हुआ। तो मेरा 21 लाख से एसेट था, उसमें से 10 लाख का एसेट कम हो गया, और बैलेंस जो है मेरे पास 11 लाख रुपए बच गए। तो इसमें क्या है बड़ी बात? सिंपल कैलकुलेशन है, टोटल करना है। बच्चा भी कर लेगा, फर्स्ट छठे क्लास का बच्चा भी जोड़ लेगा। यहाँ इतना मेरा बढ़ा, इतना से मेरा एसेट था, कैश था 21 लाख का था, उसमें 10 लाख का खर्चा हो गया, 10 लाख रुपया मेरा एसेट चला गया 10 लाख का, तो मेरे पास 11 लाख रुपया का बैलेंस बच गया एसेट का। इसी तरह जो है एसेट का लाइबिलिटीज़ को पढ़ेंगे, उसमें भी वही करना है। जितने लाइबिलिटीज़ हैं सबको टोटल कर लेंगे एक जगह, उसके बाद जितना लाइबिलिटी कम होगा उसको एक तरफ लिख लेंगे। तो पूछेगा कितना लाइबिलिटी था, मान लो हमारा 50 लाख का लाइबिलिटी था, मैंने बैंक से लोन लिया था, दोस्त से पैसे लिए थे, सब मिला के 50 लाख रुपए का लाइबिलिटी था हमारे ऊपर। अब जो है उसमें से जो है हमने दे दिया कुछ पेमेंट, तो वो घट जाएगा, उसमें से बाकी जो बच जाएगा वो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे इनकम का पढ़ लेंगे, ऐसे एक्सपेंस का पढ़ लेंगे। तो ऐसे अभी देखिए, एसेट का आपने लोगों ने पढ़ा, एसेट को इधर लिखना है, और उसमें से जो इतना एसेट कम हुआ उसको दूसरी साइड लिख लेना है, दोनों को घटा देना है, बैलेंस निकल जाएगा। अब आइए लाइबिलिटीज का पार्ट।
लायबिलिटीज में एसेट का अपोजिट लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे लायबिलिटीज जो भी बढ़ेगा, जो भी लायबिलिटीज मेरा बढ़ेगा उसको इस साइड में लिखेंगे। जैसे एसेट में उधर लिखते थे, इसमें इधर लिखेंगे। इतना सा बात है, बस यही डिफरेंस है एसेट में और लायबिलिटीज में। बाकी सब कुछ सेम, जितना लायबिलिटी बढ़ेगा सबको इधर लिखेंगे। अब आइए, ऐसे लायबिलिटी जो बढ़ा है तो इधर लिखे, लायबिलिटी जो घटेगा उसको इधर लिख देंगे, उसके अपोजिट में। लायबिलिटीज मेरा घटा तो इधर लिखेंगे, बढ़ा तो इधर लिखेंगे। अब आइए पढ़ते हैं लायबिलिटीज में। जैसे बैंक लोन लिया, बैंक से लोन लिया मैंने 10 लाख का, लायबिलिटीज बढ़ रहा है। मान लो पीएनबी बैंक से लोन लिया मैंने 10 लाख रुपए का, तो वो बढ़ रहा है, तो वो मैं इधर लिख दूंगा। 10 लाख का लोन हो गया मेरा, तो इधर लिख दिया मैं। अब XYZ से मैंने 5 लाख रुपए लिए उधारी, तो मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो इधर लिख दिया मैंने। अब फ्रेंड से लोन लिया मैंने, फ्रेंड से ले लिया मैंने 1 लाख रुपए, तो वो भी इधर लिखूंगा, क्योंकि ये सब लायबिलिटी है ना मेरा, इस लोगों को पैसे देने हैं हमें, तो वो सब इधर लिखते जाएंगे। अब गर्लफ्रेंड से आपने ले लिया 2 लाख रुपए, तो गर्लफ्रेंड को तो आप पैसे दोगे कि नहीं दोगे, तो वो सब लायबिलिटी हो गया। ब्रदर से ले लिया 5 लाख रुपए, तो वो भी लायबिलिटी हो गया हमारे लिए, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे 5 लाख रुपए। टोटल 23 लाख रुपीज़ का मेरे पास आज के डेट में लायबिलिटी है। तो पूछेगा भाई कितना लायबिलिटी है, कितना उधारी उधारी ले रखे हो सबसे। अरे बैंक से लिए या दोस्त से लिए या किसी से लिए, है तो उधारी, तो सबका जो है टोटल कर लेंगे। सबका टोटल हो गया 23 लाख रुपए। तो भी पूछेगा आज के डेट में कितना लायबिलिटी है, तो बता देंगे 23 लाख रुपए लायबिलिटी है, ये पैसे देने। अब इसमें क्या टेंशन है, तो कुछ याद करना समझने वाली बात है। बस इसमें इतना याद रखना है कि बॉक्स के इस साइड में लिखना है मुझे जो भी लायबिलिटी बढ़ेगा। अब मान लो उधर से आया, उधर से पीएनबी वाले आए, बोले भाई मेरा जो लोन लेकर रखे हो कभी पैसे वैसे दोगे कि नहीं दोगे मेरा पैसे। बोला ठीक है भाई, लो 5 लाख रुपए तुम लो। तो 5 लाख रुपए से तुम्हारी लायबिलिटी घट रही है ना, 5 लाख से लायबिलिटी घट रही है, तो इधर लिख देंगे। फिर उधर से XYZ आया, बोला भाई 5 लाख रुपए मेरे ले रखे हैं दे दो, तो उसको भी 5 लाख रुपए मैंने दे दिए, तो वो भी इधर लिख दिया मैंने। फ्रेंड आया उधर से, फ्रेंड का ले रखा था 1 लाख रुपए, तो फ्रेंड को जो है 1 लाख रुपए दे देंगे। फ्रेंड को 1 लाख रुपए दे दिए। तो वो भी इधर लिख लेंगे। जो भी लायबिलिटी घट रही है सबको इधर लिखते जाएंगे, जो भी लायबिलिटी बढ़ेगी उसको इधर लिखेंगे, जो भी लायबिलिटी घटेगी उसको इधर लिखेंगे। अब पूछेगा आज के डेट में तुमने कितना लायबिलिटी चुकाया, कितना का लायबिलिटी तुम्हारा कम हो गया आज के डेट में, तो इसका टोटल करके बता देंगे 11 लाख रुपए का लायबिलिटी कम हो। पूछेगा तुम्हारा लायबिलिटी था कितना, इधर का टोटल बता देंगे 23 लाख रुपए। तो तुम्हारा कितना बैलेंस बच गया लायबिलिटी, अब कितना देना है, तो अभी फ्यूचर में कितना बैलेंस देना है वापस, तो बैलेंस देना है हमें बैलेंस जो है 23 लाख में से 11 लाख रुपए माइनस कर देंगे, बच जाएगा 12 लाख रुपए। 12 लाख का हमारे पास लायबिलिटी रहेगी। इतना सा बात है, यही चीज़ समझना है। प्लस माइनस है, इसमें कुछ समझने रखने वाली बात ही नहीं है। इसी तरह इनकम एक्सपेंस को पढ़ेंगे। इनकम एक्सपेंस भी ऐसे ही ईजी है, उसमें तो घटता बढ़ता भी नहीं है, इसमें तो घट बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जो है एक्सपेंस देख लेते हैं अपने लोग। इसमें जो है सारा एक्सपेंस को इस साइड में लिखना है,
जैसे मान लो बिजली बिल है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, सैलरी दिया 10,000, रेंट दिया 50,000, रिपेयरिंग सारे एक्सपेंस को इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे सारे एक्सपेंस इसी बॉक्स में लिखेंगे, इसके अपोजिट नहीं लिखेंगे, इसी में लिखना है हमेशा, इसको अपोजिट में लिखना ही नहीं है। एक्सपेंस हुआ 5,000, बिजली बिल दिया, सैलरी दिया 10,000 का, रेंट दिया 50,000 का, रिपेयर, जितना भी एक्सपेंस है सबको यहाँ लिख लेंगे, उसका टोटल कर देंगे। पूछेगा कितना एक्सपेंस हुआ आज का, टोटल करके बता देंगे 70,000 रुपये हुए, 70,000 रुपये एक्सपेंस हुए आज का। इसी के जैसे अब इनकम को लिखेंगे, इनकम को इधर लिखना है, जैसे लाइबिलिटी को इधर लिखना था वैसे इनकम को इधर लिखना है, बस इतना सा बात। मान लो सेल हुआ 50,000 का, सेल हुआ, लिख दिए 50,000 रुपये। मान लो मुझे इंटरेस्ट मिला, बैंक में हमने पैसे लगाए थे, उससे इंटरेस्ट मिला हमें, तो वो इनकम हो गया, उसको 50,000 का इंटरेस्ट। से आज की डेट में कितना इनकम हुआ, उसका टोटल कर देंगे, 1,00,000 रुपये इनकम, 1,00,000 रुपये बैलेंस हुआ, इनकम हुआ। इसमें कुछ याद करने वाली बात ही नहीं, समझने का चीज़ है एकदम, डे टू डे लाइफ में ये सब यूज होता है। बस याद रखना है लिखना किधर, एसेट को और एक्सपेंस को इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, और इनकम को और लाइबिलिटीज़ को दूसरे साइड लिखेंगे। अब ये बड़ा मुश्किल हो रहा है याद रखना कि इधर लिखेंगे उधर लिखेंगे, इसका कुछ नाम दे देते हैं अपने लोग, इधर वाले को इस बॉक्स का कुछ नाम दे देते हैं और उस बॉक्स का कुछ नाम दे देते हैं, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो कि इधर लिखेंगे कि उधर लिखेंगे, ये चीज़ बोलने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका मान लो एक्स नाम दे देते हैं इस बॉक्स का, और इस बॉक्स का वाई नाम दे देते हैं। तो अब बोल सकते हैं ना, एसेट को एक्स वाले बॉक्स में लिखेंगे, सारे एसेट को किधर लिखेंगे, एक्स वाले बॉक्स में। अब जब भी बोलूँगा एस एसेट तो समझ जाना एक्स वाले बॉक्स में लिखना है, और सारी लाइबिलिटीज को किधर लिखेंगे, वाई वाले बॉक्स में। लाइबिलिटीज को इधर लिख देंगे वाई में, वैसे सारे एक्सपेंस को किधर लिख देंगे, एक्सपेंस को जो है एक्सपेंस को इधर लिख देंगे, और सारे इनकम को जो है वाई वाले बॉक्स में लिख देंगे। इतना सा बात याद रखना है, एसेट हमेशा एक्स में ही लिखाएगा, एक्सपेंस हमेशा एक्स में ही लिखाएगा, एक्स साइड में ही लिखाएगा, क्योंकि अभी मैं हेडिंग डाल दिया ना एसेट, मान लो हेडिंग नहीं है और हेडिंग लिखा भी नहीं जाएगा, एसेट एसेट हर जगह, एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं लिखा जाएगा, वो सीधे लिखा रहेगा आइटम, इधर जो भी लिखा रहेगा उसको एसेट समझेंगे एक्स साइड में, और वाई साइड में जो भी लिखा रहेगा उसको लाइबिलिटी।
ऐसे खर्च का कोई आइटम है, इधर लिखा हुआ है तो एक्सपेंस समझेंगे, उधर लिखा हुआ है तो इनकम समझेंगे। जैसे रेंट है, रेंट खर्च भी हो सकता है किसी के लिए, किसी के लिए इनकम भी हो सकता है। तो अगर उसने एक्स के साइड में लिखा है तो समझ जाएंगे इसका खर्च है, इसने रेंट दिया है किसी को। और अगर वाई के साइड में लिखा है तो समझ जाएंगे इसका इनकम है, इसको रेंट मिला। इसीलिए इसको बांट दिया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मान लीजिए रेंट को लिखना है, आप सबको एक ही तरफ लिखेंगे तो कैसे समझेगा कोई ये इनकम है कि एक्सपेंस है। इसीलिए बोला एक्सपेंस को एक साइड लिख देंगे और इनकम को एक साइड लिखेंगे। एक्सपेंस को हमेशा एक्स के साइड ही लिखेंगे और इनकम को हमेशा वाई के साइड ही लिखेंगे। अब आप मान लीजिए सैलरी, तो सैलरी आपको मिल भी सकता है, आप दे भी सकते हो। अगर आपको मिला तो वो इनकम हो गया, अगर आप दे रहे हो किसी को तो वो एक्सपेंस है। अब सीधे सैलरी लिख के अमाउंट लिख देगा तो कैसे समझेगा आदमी कि इसका इनकम है कि एक्सपेंस है। वो आप जान रहे हो ना, आप हर समय तो अवेलेबल नहीं रहोगे बताने के लिए। इसलिए फिक्स कर दिया गया कि इस साइड में अगर लिखा हुआ है एक्स के साइड में, यानी सैलरी ये दिया है और ये एक्सपेंस है। और वाई के साइड में अगर लिखा है तो समझ जाएंगे सैलरी इसे मिला है, ये इनकम है इसका। वैसे ही मान लीजिए बैंक, बैंक आपके लिए एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है। हो सकता है बैंक का बैलेंस, बैंक में आपका पैसा पड़ा हो, एसेट एक्स साइड में लिखा है तो समझ जाएंगे अच्छा बैंक में मेरा ही पैसा है 5 लाख रुपए, मैंने जमा कर रखा है 5 लाख रुपए। वही वाई के साइड में अगर बैंक लिख के लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि बैंक से हमने 5 लाख रुपए लिए, उधारी लिए, क्योंकि वाई साइड में लिखा हुआ है। और वाई साइड में जो भी लिया जाएगा वो लायबिलिटीज है। अब आप मान लीजिए लिखा है बैंक 5 लाख रुपए, आप कैसे समझोगे वो लायबिलिटी है कि एसेट है, हमने उधारी ले रखा है कि हमने जमा कर रखा है। इसलिए फिक्स कर दिया गया कि भाई जितना एसेट है उसको एक्स साइड में लिखेंगे और जितना लायबिलिटीज है उसको वाई साइड में लिखेंगे हमेशा। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट कर दिया गया। जैसे शर्ट पैंट पहनते हैं तो शर्ट देख के ही पता चलता है भाई ऊपर ही पहनेगा और पैंट जो है नीचे ही पहनेगा, इसका कोई वो नहीं है, साइंटिफिक रीज़न नहीं है। वैसे ही इसमें भी फिक्स कर दिया गया कि एसेट को एक्स साइड में लिख देते हैं, लाइबिलिटीज़ को वाई साइड में लिख देते हैं, एक्सपेंस को एक्स साइड में लिख देते हैं, इनकम को वाई साइड में लिख देते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कभी। अब इसी एसेट को और लाइबिलिटीज़ का जो है लाइबिलिटीज और एक्सपेंस, इनकम, एसेट, ये 4 आइटम है बस। इसी में आपका, इसके अलावा कुछ क्या हो सकता है आप सोचिए ना। क्या तो आप उधारी लोगे या उधारी दोगे, या मान लो एसेट खरीदोगे या उधारी लोगे, कुछ खर्च करोगे और इनकम होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है? तो ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता है इसके अलावा। इसलिए 4 ही हेड में बनाया गया है और 4 ही हेड में पढ़ेंगे पूरे अकाउंट को। और यही है बस इसमें, ये आप समझ लिए समझिए आपका हर टॉपिक में यही चीज़ आना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखिए इसी को एक्स और वाई की जगह जो है इसको अपने लोग लिख देते हैं, जैसे एक्स और वाई नाम दिया, इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम लिख देते हैं डेबिट। क्या नाम लिखेंगे इसको? डेबिट। और इसका नाम लिख देते हैं क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट सुन के आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, बस मैंने नाम चेंज किया है, एक्स का नाम चेंज करके कर दिया डेबिट और वाई का नाम चेंज करके कर दिया मैंने क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट सुनते ही टेंशन में नहीं आ जाइएगा, वही चीज़ है, बॉक्स का नाम है डेबिट और क्रेडिट। हमेशा डेबिट को इधर ही लिखेंगे और डेबिट में हमेशा एसेट लिखेंगे और एक्सपेंस लिखेंगे इस बॉक्स में, और क्रेडिट में हमेशा लायबिलिटी और इनकम को लिखेंगे जैसा आपने ऊपर पढ़ा है। अब इसका जो है आइए समझते हैं आगे क्या करना है। देखिए अब मैं पूछूंगा आपसे, आप बताइएगा।
ये हो गया डेबिट। इधर उधर इधर उधर कितना बोलूँगा मैं, इधर लिखो उधर लिखो इधर लिखो उधर। अब आपको पता हो गया सब चीज़, इधर लिखना है, इधर इसका नाम रख दिए डेबिट, इसका नाम रख दिए क्रेडिट। अब मैं बोलूँगा जो चीज़ आप बोलिएगा। मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो एसेट है, एसेट को हमेशा डेबिट करना है, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करना है। तो मैं बोलता जाऊँगा, आप सुनते जाइए। जैसे बिल्डिंग इधर लिखाएगा, एक्सपेंस है कोई, मान लीजिए सैलरी दिया, सैलरी पेड, इधर लिखाएगा हमेशा। जितना एक्सपेंस और एसेट है सारा इस बॉक्स में लिखाएगा। कैश है आपके पास, कैश इधर लिखाएगा डेबिट में। इधर कैसे लिख देंगे, इधर तो लिखेंगे नहीं। मान लो आपने रेंट दिया, रेंट पेड, इधर लिखेंगे। तो ये एक्सपेंस को इधर लिखा जाता है। मान लीजिए आपने जो है बाइक खरीदा, बाइक इधर लिखेंगे। तो सारे एसेट को और एक्सपेंस को इधर लिखेंगे, और सारे लायबिलिटीज को और इनकम को इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्रेडिट वाले बॉक्स में। ठीक है। तो मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, तो यहाँ लिखो बैंक लोन। 5 लाख का लोन लिया आपने, आपको कोई इनकम हुआ, आपको मान लीजिए इंटरेस्ट मिला बैंक से, इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिला 1 लाख रुपये, तो उसको क्रेडिट वाले बॉक्स में। सारे इनकम और लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में लिखें। फिर मान लीजिए आपको जो है, आपने फ्रेंड से पैसे लिए उधारी, उसको इधर लिखेंगे। आपने जो है लायबिलिटी हो गया ना, फ्रेंड मेरा, उसको पैसे देने हैं, इसलिए इधर लिखा। सारे लायबिलिटीज़ को, सारे लायबिलिटीज़ को और इनकम को इधर लिखना, लायबिलिटीज़ को और इनकम को, लायबिलिटीज़ और इनकम को इधर लिखना है क्रेडिट वाले बॉक्स में। अब मान लीजिए आपने जो है कार लिया उधारी, कार खरीदा उधारी खरीदा लिया। ठीक है। XYZ नाम था उस कार वाले का, शोरूम का। 5 लाख का आपने कार लिया, तो 5 लाख का लायबिलिटी हो गया आपके ऊपर। अब कार आपके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, कार लिख दीजिएगा। कार 5 लाख का लिया आपने, लिख दीजिए कार। एसेट भी तो है आपके पास, वो पता होगा आगे कैसे क्या होता है। लेकिन आप देखिए ना, आपने उधारी खरीदा, तो उधारी वाले का लायबिलिटी हो गया, तो वो तो इधर लिखेंगे ना। बस ऐसे ही याद रखना है कि लायबिलिटीज़ को और इनकम को हमेशा क्रेडिट में लिखना है, और एसेट को और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट में लिखना है। बहुत सिंपल। अब अगले क्लास में देखेंगे अपने लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। और इसमें बहुत इजी है ये, आपको बस याद रखना है एसेट और एक्सपेंस को डेबिट में लिखना है, डेबिट वाले बॉक्स में। क्यों लिखना है उसका कोई रीज़न नहीं है, आपको बता ही दिया ना। यह एसेट हमेशा इधर ही लिखा जाएगा, एक्सपेंस हमेशा फिक्स कर दिया गया है फॉर्म में। इधर कोई भी आइटम देखेगा तो समझ जाएगा अच्छा ये एसेट है या एक्सपेंस है। और क्रेडिट साइड में जो भी लिखा हुआ है उसको समझ जाएगा अच्छा ये लायबिलिटीज है या इनकम है, इसलिए फिक्स किया गया है। ठीक है। फिर अगले क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, तब तक आप रिवाइज करके आइएगा इतना जो मैंने पढ़ाया है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको ईजी भी लगेगा। थैंक यू सो मच।